एकदम डिटेल में। ये वन शॉट वीडियो होगा रैपिड रिवीजन सीरीज का। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आईज क्या होता है, स्काई कलर ब्लू क्यों होता है, टिंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई इज एन इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन आई इज नियरली स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप में होती है और इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये जो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मेरे चैनल पर भी बना है, आप वहां से बनाना सीख सकते हैं। अब एक एक करके इसके पार्ट्स देखेंगे। कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर होती है। कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, यानी आंख के बाहर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। रेटिना, रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो कि इनसाइड द आई यानी आई के अंदर होती है, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये रोड्स एंड कोन्स को कंटेन करती है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो स्पेस को कवर करता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, और ये एक फ्लूइड की तरह होता है। क्रिस्टलीन लेंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसा आपने जेली खाई है बिल्कुल वैसे क्रिस्टलीन लेंस होते हैं, जेली लाइक मटेरियल। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, ये मसल्स होती हैं जो कि आई लेंस को अटैच्ड होती हैं और ये आई के लेंस के शेप को मॉडिफाई करती हैं, जिसके थ्रू आपकी फोकल लेंथ बढ़ती है, यानी आप दूर का और पास का देख सकते हो सिलियरी मसल्स के द्वारा। जब ये सिलियरी मसल सिकुड़ेंगी तो आप पास का देख पाओगे, और जब ये फैलेंगी तो आपका लेंस बड़ा हो जाएगा और आप दूर का देख पाओगे। तो ये काम होता है सिलियरी मसल्स का। अब जो ये डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको जरूर बनाना है, हमारे चैनल पर बना हुआ है, वहां से देखकर भी आप इसे बनाना सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज प्यूपिल। प्यूपिल एक होल होता है बिल्कुल आंख के बीच में, आपने देखा होगा छोटा सा गोल पॉइंट होता है ब्लैक कलर का, इसके थ्रू लाइट एंटर होती है। विट्रस ह्यूमरस भी एक फ्लूइड होता है जो रेटिना और आई लेंस के बीच के स्पेस को कवर करता है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, अपने पीछे एक टेल जैसी देखिए ना, यहाँ पे जो इमेज बनती है, इस इमेज को दिमाग तक पहुंचाने का यानी सिग्नल पहुंचाने का काम इस ऑप्टिक नर्व का होता है। आइरिस क्या होती है, जो प्यूपिल गोल है उसके अगल बगल आपने बड़ा सा ब्लैक गोला देखा होगा, वो होता है आइरिस। ये एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे हाउ द प्यूपिल एंड आइरिस वर्क्स, यानी आइरिस और प्यूपिल वर्क कैसे करती है। देखिए जब लाइट ब्राइट होती है तो आइरिस होती कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे प्यूपिल लेस लाइट को एंटर करने की परमिशन देता है आई के अंदर, और जब लाइट डिम होती है तो आइरिस एक्सपैंड कर जाता है यानी फैल जाता है, जिसके थ्रू मोर लाइट आई के अंदर एंटर हो जाती है। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आइरिस एंड प्यूपिल किस तरह वर्क कर रहा है। अब हम देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, यानी आई लेंस को एडजस्ट करने का काम उसकी एबिलिटी, जिसके थ्रू फोकल लेंथ एडजस्ट होती है, ये होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसमें व्हेन द सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स, जब सिलेरी मसल रिलैक्स्ड होती हैं तो आई लेंस थिन हो जाते हैं, जिससे फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। और टू सीट्स द नियर बाई ऑब्जेक्ट, और नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे आई लेंस थिक हो जाते हैं, जिससे फोकल लेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है और आप नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो काम सिलेरी मसल्स करती है ना, वो सिलेरी मसल्स का काम करने को ही हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, यानी एक प्रकार का पावर आई का कि किस प्रकार आप दूर की चीजों को और पास की चीजों को आराम से देख सकते हैं, फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करके। व्हाट इज फार पॉइंट एंड व्हाट इज नियर पॉइंट। द फारदेस्ट पॉइंट होता है जहां पर आप किसी भी दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को एकदम क्लियरली देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन। फार पॉइंट कहां तक है, इन्फिनिटी तक, यानी जैसे कि आप सूर्य तक को देख सकते हैं, इन्फिनिटी पे है ना, मैंने बताया था लाइट चैप्टर में कि सूर्य कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। नियर पॉइंट क्या होता है, इसमें आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन को देखते हैं, यानी नियरेस्ट पॉइंट है जहां पर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को भी आप क्लियरली देख सकते हैं बिना किसी स्ट्रेन के। और इसका कहां तक आप डायमीटर है 25 सेंटीमीटर तक, यानी आई रेंज आप 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। दैट इज नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट। अब हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड द करेक्शन। द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी आई जो होती है वो अपनी पावर ऑफ एकोमोडेशन को लॉस भी कर देती हैं, जिसके थ्रू डिफेक्ट्स हो जाते हैं। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली, यानी इसके जब ऐसा हो जाता है, जब आई में डिफेक्ट हो जाता है तो पर्सन कोई भी चीज को क्लियरली नहीं देख सकता। तो 3 प्रकार के डिफेक्ट्स बताए गए हैं आपके सिलेबस में, दैट इज मायोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, इसे हम एक एक करके देखेंगे। What is myopia? Myopia is also called near sightedness. अब नियर साइटेडनेस के केस में क्या होता है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो दिखाई देंगे बट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमेज के जो फॉर्मेशन है वो रेटिना से पहले हो जाता है, जबकि रेटिना पर बनना चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि फार पॉइंट नियर हो रहा है देन इन्फिनिटी के। ऐसा क्यों होता है? पहला तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया हो जाता है या इलोंगेशन ऑफ आईबॉल हो जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब रेटिना पर बनना चाहिए इमेज का फॉर्मेशन, लेकिन रेटिना से पहले बन रहा है, तो हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? हम करेंगे कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स क्या करता है कि जो रेज आ रही है उन्हें डाइवर्ज कर देता है और डाइवर्ज करके वो जो इमेज है वो रेटिना पर बन जाएगी। अब देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिख रहे हैं लेकिन जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिख रहे ढंग से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन है वो बिहाइंड द रेटिना, यानी रेटिना के पीछे बन गया, ना कि रेटिना पर। तो आप दोनों केस देख रहे हो कि पहले वाले मायोपिया वाले केस में रेटिना से पहले बन रहा है और हाइपरमेट्रोपिया के केस में रेटिना के बाद बन रहा है। दोनों ही केस में रेटिना पे नहीं बन रहा है, इसीलिए दोनों डिफेक्ट है। इसमें क्या हो रहा है? नियर पॉइंट फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट हो रहा है। क्यों होता है? इंक्रीज इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस और डिक्रीज इन पावर ऑफ द लेंस और शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। कैसे सॉल्व करेंगे? कॉन्केव लेंस लगा करके। अब देखेंगे प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है? ये एक ह्यूमन आई डिफेक्ट है। कब होता है? एजिंग में, यानी जब ओल्ड एज हो जाती है तब होता है ऐसा। इसमें क्या होता है कि इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की चीज हो जाती है, यानी कि ना तो पास का ढंग से दिखेगा ना तो दूर का ढंग से दिखेगा। तो अब इसे क्यों होता है? क्योंकि आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है। अब ज्यादा लंबे समय तक, एज मतलब काफी समय आप जी लिए हो, यानी 60-70 साल, तो आपकी मसल्स वीक हो गई, आपकी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो गई है, यानी कि प्रेसबायोपिया हो गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हुए तो हमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस चाहिए, यानी कि बाईफोकल, बाई यानी दोनों लेंस हमें चाहिए, तब इस प्रेसबायोपिया को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा लेंस बनेगा जिसमें कॉन्केव भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी प्रेजेंट होगा। इस तरह प्रेसबायोपिया सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। The direction of light change as it passes from one medium to another. In other words, light bend its travels from one medium to another. This phenomena is known as refraction. रिफ्रैक्शन हमने लाइट के चैप्टर में पढ़ा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक रे, इंसिडेंट रे जा रही है, तो जैसे ही वो यहाँ पे बाहर की तरफ एयर है और ये बीच में प्रिज्म यानी ग्लास है, तो मीडियम चेंज हो गया। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो जो लाइट है वो नॉर्मल से टकराकर टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई और वापस जब दोबारा से आप देख रहे हो कि जो ये इमर्जेंट रे है वो नीचे की तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि ग्लास के बाद फिर से वो एयर की ओर आ रही है, तो एयर की ओर आने पे नॉर्मल की तरफ ना जाके वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट हो जाती है। ये हमने लाइट के चैप्टर में पढ़ा है रिफ्रैक्शन को, उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितने प्रकार के एंगल बन रहे हैं। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ए, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि जहां पर मिलनी चाहिए रेस वहां पर मिल नहीं रही, लेकिन हमने डॉट डॉट से जब रेस को मिलाया तो हमने देखा कि वहां पर एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह आप इसको रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, यानी व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन देखेंगे। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू बैंड ऑफ कलर्स एंड दिस प्रोसेस ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज टर्म्ड एज डिस्पर्शन। यानी जब व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करवा रहे हो तो क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो कई सारे कलर्स में बेंड हो जा रही है और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फ्रॉम ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और ये 7 कलर्स में जो लाइट है वो बेंड हो रही है और ये 7 कलर्स के बैंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 7 कलर्स कौन से हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें रेड सबसे लीस्ट बेंड होगी और वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होती है। अब हम देखेंगे कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट गई तो 7 कलर में बेंड होके आ रही। अब हमने दूसरी तरफ प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया तो हमने देखा कि जब 7 कलर वाली लाइट प्रिज्म से उल्टे प्रिज्म से आ रही तो वापस से हमें व्हाइट लाइट आ रही है। यानी ये सारा जो प्रोसेस है ये लाइट का हो रहा और इसी को हम बोलते हैं लाइट स्पेक्ट्रम रिकॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे व्हाट इज रेनबो, यानी रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शॉवर, यानी जब भी बारिश होती है उसके बाद हमें रेनबो दिखता है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी जो हमने प्रिज्म वाला फिनोमिना देखा था वही पूरा फिनोमिना होता है, लेकिन प्रिज्म की जगह काम क्या करता है?
जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है जब उससे लाइट टकराती है और टकरा के डिस्पर्शन होता है तो 7 कलर्स में हमें लाइट दिखाई देती है, उसी को हम बोलते हैं रेनबो। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्लेक्ट and disperse the incident light, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop। यानी जब व्हाइट लाइट गई और रेन ड्रॉप से टकरा कर वो डिस्पर्स हुई, बेंड हुई और हमें 7 कलर्स के फॉर्मेशन के रूप में दिखाई दी, जिसे कि हम बोलते हैं रेनबो, कि हमारा रेनबो का फॉर्मेशन हो गया। तो बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसी रिफ्रैक्शन के थ्रू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, अपीयरेंस ऑफ स्टार्स पोजीशन, ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। जब एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होगा तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, इन सारी चीजों का फॉर्मेशन होगा। और इन सारी चीजों का फॉर्मेशन कैसे होता है ये एक एक करके हम देखेंगे। यानी हम देखेंगे कि सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे में दिखते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट कैसे पता चलता है, एंड अपीयरेंस ऑफ द स्टार पोजीशन हमें समझ में आएगी। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे सन से लाइट जा रही है और वो अर्थ पे पहुंचने से पहले ही एटमॉस्फेयर पे टकरा कर हमें बेंड होकर दिख रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे एडवांस सनराइज इसी के थ्रू हो रहा है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप देख रहे हो नीचे जो एक्चुअल पोजीशन है सन की, यहाँ से लाइट रेस गई और एटमॉस्फेयर से टकरा करके बेंड हो गई। तो हम जब अर्थ से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल पोजीशन पे सन नहीं है, बल्कि सन उससे ऊपर अपीयरेंस पोजीशन पे है और बीच में आप नॉर्मल को देख सकते हैं। तो व्हेन द रेस फ्रॉम द सन हिट्स द एटमॉस्फेयर दे गॉट रिफ्रैक्टेड। और ये सब कुछ हमें क्यों दिख रहा है, यानी सन आने से पहले सन क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। जो हमने प्रिज्म में देखा था ना, पूरा फिनोमिना एक जैसा ही है, बस प्रिज्म की जगह रेनबो में हमने क्या किया था, वाटर ड्रॉपलेट्स का देख लिया था। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो काम कर रही है प्रिज्म का। यानी कि जैसे ही लाइट गई लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से टकरा कर बेंड हो गई, जिसके थ्रू हमें जो दिख रहा है कि सन ऊपर की तरफ दिख रहा है, जो कि अभी आया ही नहीं है। अब बिल्कुल ऐसा ही हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को समझेंगे। इसमें भी क्या हो रहा है कि देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग अर्थ में, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। तो क्या हो रहा है कि एक्चुअल पोजीशन स्टार्स की यहाँ पे, लेकिन जब लाइट बेंड होकर एटमॉस्फेयर से टकराकर बेंड हो गई तो रिफ्रैक्शन के थ्रू हमें जो स्टार्स की पोजीशन है वो ऊपर दिख रही है। यानी स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन कुछ और है, बट हमें नजर कहाँ आ रही है, कहीं और पे। अब ये ट्विंकलिंग क्यों होते हैं, ट्विंकलिंग इसलिए होते हैं कि कुछ रेस तो आंखों में हमारी आती हैं, कुछ रेस कहीं इधर चली गई, कहीं दूसरी तरफ चली गई, कहीं साइड में चली गई, आंखों के एकदम बगल से निकल गई। तो ऐसा लाइट बार बार इधर से उधर हो रही है, जैसा आपने देखा होगा ना डिस्को में लाइट ऐसे ऐसे घूमती है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स है वो ट्विंकल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जो व्हाइट लाइट सन से निकल करके जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे टकराएगी तो लाइट स्कैटर हो जाएगी और भी डायरेक्शन में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये लाइट जाएगी तो ये डस्ट पार्टिकल से, फ्री वाटर मॉलिक्यूल से, और भी जो मॉलिक्यूल्स और गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर से, इन सब से टकराएगी और अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं स्कैटर ऑफ लाइट। और द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडियल पार्टिकल, जब कोलाइडियल पार्टिकल्स में ऐसा होगा तो इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो हमने 9th क्लास में देख चुके हैं। अब लाइट कंसिस्ट करती 7 कलर्स में, जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको आप विबग्योर के थ्रू याद कर सकते हैं। वी यानी वायलेट, आई यानी इंडिगो, ब्लू यानी ब्लू, ये आप जानते ही हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटर पार्टिकल। जो कलर होता है लाइट का वो लाइट के स्कैटर होने पर डिपेंड करता है। यानी अगर वेरी फाइन पार्टिकल्स है तो हमें ब्लू लाइट स्कैटर होकर दिखेगी, अगर लार्ज पार्टिकल से टकरा के लाइट आ रही है तो हमें रेड लाइट स्कैटर होकर दिखेगी, और वेरी लार्ज पार्टिकल से टकरा के आ रही है तो हमें और भी व्हाइट कलर की लाइट या और भी कलर्स हमें दिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि स्कैटर होने पर ही लाइट का डिपेंड कर रहा है कि लाइट हमें किस कलर की दिखाई देगी। विविग्योर आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे व्हाई द डेंजर सिग्नल और साइन इज मेड ऑफ रेड कलर। देखिए रेड में कलर में क्या होता है कि इसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ में जो लाइट का स्कैटर है वो बहुत ही कम होगा, लीस्ट होगा। तो रेड लाइट हमको ट्रैवल के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस में आराम से दिखाएगी। मान लीजिए फॉग की सिचुएशन होगी, रेन हो गया या एयर के पार्टिकल्स हैं, तो अगर वो लाइट स्कैटर ज्यादा हो गई तो सब तरफ लाल लाल दिखेगा, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, दिखेगा नहीं सही से। लेकिन यहाँ पे तो वेवलेंथ ही इसकी ज्यादा है,
तो स्कैटर लाइट हो नहीं पाएगी, तो यानी रेड जो सिग्नल है वो हमें सिग्नल पे ही रेड दिखेगा। अब देखते हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है। देखिए अपर ऑफ द लेयर का जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वहां पे बहुत फाइन पार्टिकल जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो जब सनलाइट पास करती है इस एटमॉस्फेयर से तो फाइन पार्टिकल्स में जो लाइट का स्कैटर है वो बहुत ज्यादा होता है। मैंने हम लोग को बताया था कि रेड कलर का स्कैटर सबसे कम होता है, ब्लू का सबसे ज्यादा। तो हमें इसी वजह से जब स्कैटर ज्यादा हो रहा है तो हमें ब्लू ही ज्यादा दिखता है। अब हम देखेंगे कि कलर्स ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा होगा कि नून के समय हमें जो कलर्स मिलते हैं सन की वो वाइट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो सन से अर्थ का डिस्टेंस है वो लेस ट्रैवल करती है लाइट, जिसकी वजह से जो सन है वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करवाता है और सारे कलर्स मिलकर हमें व्हाइट अपीयर होते हैं, यानी व्हाइट लाइट ज्यादा दिखती है। लेकिन सनराइज और सनसेट के समय क्या होता है कि मोर डिस्टेंस हो जाती है, यानी सन से अर्थ की दूरी ज्यादा हो जाती है। ऐसे टाइम पर जो लाइट होती है वो स्कैटर ज्यादा हो जाती है। जब स्कैटर ज्यादा होती है तो ब्लू, येलो और वॉयलेट कलर ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं, यानी हमें अपीयर नहीं होते। बचता है रेड जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो हमें दिखता है। इसी वजह से सनराइज और सनसेट के समय हमें रेडिश कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट। इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि प्रोटॉन पॉजिटिव है एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिव। यहां पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पोसेस करता है निगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इतना ही प्रोटॉन चार्ज पोसेस करता है पॉजिटिव में। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से और इसे मेजर किया जाता है कूलाम से। तो इसकी SI यूनिट हो जाती है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q से डोनेट करेंगे और इसकी SI यूनिट हो जाएगी कूलाम। अब हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। जैसे लाइक चार्जेस आपस में रेपल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस जो होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं, यानी कि अगर बहुत सारे चार्जेस है जैसे Q1, Q2, Q3, तो इन्हें हम एडिट कर देंगे इनको निकालने में। आप देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती बल्कि E की एक इंटीग्रल मल्टीपल होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, हेंस इन एनी सिस्टम द चार्जेस विल बी। इसे डिनोट करेंगे Q इज इक्वल टू NE से, जहां पर N को 1, 2, 3 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको डॉट से और किसी भी फ्रैक्शन से डिनोट नहीं कर सकते। E को बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मीन्स चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास था वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक कंडक्टर में। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से। I इज इक्वल टू Q/T, जहां पर Q चार्ज है, T टाइम है, और इस इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है एम्पियर। 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में जब फ्लो होता है तो वो 1 एम्पियर का करंट होता है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, याद रखना है। इसे कॉपी में एक दो बार ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में। ठीक है, तो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं और यही इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसे डिनोट करते हैं I से। I इज इक्वल टू Q/T, जहां पर Q क्या है? चार्ज, T क्या है? टाइम, SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। ये मैंने आपको फटाफट रिवाइज करा दे, इस तरह रिवाइज आपको करना है। अब हम देखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर में डिफरेंस। कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव, ऑल मैटर्स आर कंडक्टर। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं वो कंडक्टर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। इंसुलेटर में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मूव करने के लिए। जैसे वुड्स, प्लास्टिक, इनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। Then what next? Electric circuit. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए एक कॉन्टिन्यूअस या क्लोज पाथ की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जहां से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैटरी लगी, एक सेल है और एक बल्ब है, यानी कि इसी के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास होगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा
निगेटिव चार्ज के फ्लो के, और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्जेज व्हेन टेकिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जब कोई भी वर्क डन हो रहा है इन यूनिट में चार्ज के, जहां पर एक चार्ज से दूसरे पॉइंट की ओर ये मूव करेगा तो वो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। जहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बल्ब है, स्विच को ऑन करते बैटरी की तरफ से मूव करेगा, एंड यहाँ पे रेसिस्टर लगा हुआ है। व्हाट इज द रेसिस्टर, ये अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसे रेसिस्टर को जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। देन अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को 2 पॉइंट्स में देखेंगे, वर्क डन बाई चार्जेस। तो इसको डिनोट किससे कर सकते हैं? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जहां पर W क्या है? वर्क, Q क्या है? चार्ज। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। और इसे हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, या इसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम माइनस 1 की पावर। तो 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor. 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक जो फिजिसिस्ट हैं जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक रिलेशनशिप को बताया है जिसे कि हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? The potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच हमें एक रिलेशन दिखाया जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी V इज इक्वल टू आई आर आएगा, जिस कांस्टेंट को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इट्स अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एज इज कॉल्ड दिस रेसिस्टेंस। और ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में हम एक्स एक्सेस में दिखाते हैं करंट को एम्पियर में, और वाई एक्सेस में दिखाते हैं वोल्टेज को वोल्ट्स में। तो ये ओम्स लॉ को पूरा का पूरा अच्छे से समझना है। पोटेंशियल और करंट के बीच जो डिफरेंस होता है वो ओम्स लॉ प्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे रेसिस्टर। तो ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को रेसिस्ट करती है, यानी रोकती है। फ्रॉम ओम्स लॉ हमने R इज इक्वल टू V बाई आई लिखा, और इसकी SI यूनिट रेसिस्टेंट की होगी ओम। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन 1 ओम? तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रो इट इज 1 एम्पियर देन द रेसिस्टेंस इज 1 ओम। तो अगर हमें रेसिस्टेंट दिया हो और हमें कंडक्टर दिया हो तो हम जो ओम है वो आराम से निकाल लेंगे। तो ये रेसिस्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करेंगे कि रेसिस्टेंट और रेसिस्टर में क्या डिफरेंस है। जनरली सारे कंडक्टर रेसिस्टेंस तो ऑफर करते ही हैं, बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं या फिर रेसिस्ट करते हैं, और उन्हें हम बोलते हैं रेसिस्टर। रेसिस्टर बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो व्हाट इज रेसिस्टर? द मटेरियल विच ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टर। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। नंबर 1, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पर अफेक्ट करता है, यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे रेसिस्टेंस डाउन होता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, R इज इक्वल टू L। इसके साथ एरिया ऑफ इस क्रॉस सेक्शन, यानी जैसे जैसे इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ता है वैसे वैसे रेसिस्टेंस कम होता है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज इक्वल टू L बाई A। अब दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा R इज इक्वल टू L बाई A। अब यहां पर जब हम कांस्टेंट को लाएंगे तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ पे रो क्या है? रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी क्या होती है ये भी हम देखेंगे। और जो थर्ड डिपेंड करता है वो होता है नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पे। देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेसिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेसिस्टेंट व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी SI यूनिट होगी ओम मीटर। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर के साथ रेसिस्टिविटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसे आप अच्छे से समझ लें।
अब देखो हमें इलेक्ट्रिक करंट किन चीजों से मिलता है, सॉकेट से मिलता है, बल्ब से मिलता है, कोई भी मीटर हो गया, एमीटर हो गया, बैटरी हो गई, इन सब में इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो इसके कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें अच्छे से ध्यान रखने, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो अगर हमें तीन टाइप के रेसिस्टर मिले R1, R2, R3, तो हम दो प्रकार के कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर एक लाइन में कनेक्ट होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सिंगल पॉइंट होता है जिसके थ्रू ये रेसिस्टर्स कनेक्ट होते हैं। दोनों में एक वोल्ट मीटर, एक अमीटर होता है। ध्यान रखना है, जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल होता है कनेक्ट, और एमीटर होता है वो लाइन में कनेक्ट होता है। अब इसे हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। फर्स्ट, रेसिस्टर इन सीरीज। रेसिस्टर इन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा जबकि करंट सेम होगा। हम इसे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम ओम्स लॉ को देखें तो V इक्वल टू IR होता है, तो हम इसको कैसे पुट कर सकते हैं, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। ध्यान रखना हमने I को यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। अब जो ये V1 की वैल्यू है इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस में पुट कर देंगे तो बनेगा IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I को कांस्टेंट लेके कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर हमें रेसिस्टर इन सीरीज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तीनों रेसिस्टर को आपस में ऐड कर देंगे और इससे हमें मिल जाएगा रेसिस्टर इन सीरीज। अब हमें पैरेलल कनेक्शन के केस में अगर रेसिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा अक्रॉस द रेसिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो हमें तीन रेसिस्टर है, जैसे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ओम्स लॉ के अनुसार I इज इक्वल टू V बाई R होता है। तो अगर हम इसे पुट कर दें इसमें तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इज इक्वल टू V बाई R3। V को यहाँ कांस्टेंट या सेम रखेंगे तो V इज इक्वल टू R बराबर V इज इक्वल टू R1 प्लस V इज इक्वल बाई R2 प्लस V बाई R3। अब V को सेम रख के हम कैंसल आउट कर देंगे तो I बाई R मिल जाएगा हमें पैरेलल में I बाई R1 प्लस I बाई R2 प्लस I बाई R3। तो अगर हमें पैरेलल कनेक्शन के केस में रेसिस्टेंस निकालना हो तो हम तीनों रेसिस्टर के रेसिप्रोकल करके इसे ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये हमारा रेसिस्टेंस निकल आएगा पैरेलल केस में, और जो भी हमने पहले देखा था वो रेसिस्टेंस था हमारा सीरीज के केस में। तो इस तरह आप रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं दोनों कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी इलेक्ट्रिक में हीटिंग आएगी तो उसमें आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि मोबाइल को आप लंबे समय तक अगर हीट दे रहे हैं, यानी उसको बहुत देर तक चार्ज कर रहे हैं या बहुत देर तक यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वो हीट कर लगता है, यानी बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है। इसका एक बेनिफिट भी एक लॉस भी है। बेनिफिट ये है कि जैसे जब भी हम कपड़ों को प्रेस करते हैं तो उसमें लंबे समय तक हीटिंग इफेक्ट रहता है, जिससे हम काफी देर तक कपड़ों को प्रेस कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रिक के आइटम्स होते हैं, जो वो मॉलिक्यूल से कनेक्ट करते हैं तो कोलाइड करके वो एक हीटिंग इफेक्ट को प्रेस करते हैं। इसी के थ्रू हम देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जहां पर हीट प्रोड्यूस होगी रेसिस्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसके साथ हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेसिस्टेंस के, इसको हम लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल टू R। और इसके साथ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, तो इसको लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल टू टाइम। और इन तीनों को हम जब कंबाइन करेंगे तो हमें जूल्स लॉ मिल जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये हमें मिल जाएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला। तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, हीट किससे किससे प्रोपोर्शनल हो रही है, स्क्वायर से, रेसिस्टेंस से और टाइम से, और हमें जूल्स लॉ मिल जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक चीज यूज करें, चाहे वो इलेक्ट्रिक कैटल हो, इलेक्ट्रिक ओवन हो या इलेक्ट्रिक आपका प्रेस हो यानी कि इस्त्री हो, किसी भी चीज को करेंगे तो उसके एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक में हीटिंग प्रोवाइड की जाती है तो हीटिंग के साथ साथ हमें कुछ लाइट भी मिलती है, जैसे बल्ब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जब बल्ब को बहुत देर तक हीट किया जाता है तो उससे हमें लाइट भी मिलती है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। इसके साथ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हम फ्यूज का जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है कि अगर कभी हीट ज्यादा हो जाए तो फ्यूज वहां पर चला जाए और
जो हमारा जो अप्लायंसेस है यानी जो हमारी डिवाइस है वो पूरी तरह से खराब ना हो। और इसके लिए हम जो वायर का यूज करते हैं वो वायर भी कैसे होते हैं, एल्यूमिनियम के, कॉपर के, इन सब के होते हैं, ताकि वायर आप देखेंगे कि ज्यादा अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो वो वायर जल जाते हैं, लेकिन अप्लायंसेस आपका बच जाते हैं। कुछ एप्लीकेशन हो गए जैसे कि टंगस्टन बल्ब और फ्यूज का हम यहाँ पर यूज देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन होता है वर्क बाय टाइम के, पर यूनिट टाइम के। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के केस में देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब इस W के फॉर्मूले को हम पावर में अगर पुट कर दे तो हमें मिलेगा V इंटू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी क्या होता है, करंट। तो हम करंट की जगह क्या कर सकते हैं, I। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई। अब इसे हम और ओम्स लॉ लगाकर देखेंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। या इसे और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये होगा इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट होती है वाट, बट ये एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि हम जब भी इसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का, तो हम इसके एक लार्जर यूनिट का यूज करते हैं, वो होती है किलो वाट। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। द लार्जर यूनिट ऑफ पावर इज किलो वाट। इसी प्रकार एनर्जी होती है वर्क डन पावर इनटू टाइम के, जहां पे पावर को हम किलोवाट में, टाइम को हम आवर्स में डिनोट करते हैं। और इसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट्स ऑफ पावर एंड टाइम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर किलोवाट आर। अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया, पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्लास 10th चैप्टर लाइट। अब अपने सामने आप देख रहे हैं मीडियम, यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखी है। क्या लिखी है, जैसे ही हम इसमें लाइट डालेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे लाइट लिखा है। तो लाइट क्या होता है कि मीडियम में जब रेज जाती है तो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। लाइट के फॉर्म देख सकते हैं आप। तो व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो। यानी ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है फ्लो करने के लिए। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है और एयर में जो होती है वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। लाइट के दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। लाइट हमेशा शैडो करती है, जैसे आप बल्ब के पास खड़े हो जाएं और आप पीछे देखेंगे तो आपको शैडो दिखेगी। तो क्या है, लाइट कास्ट शैडो। व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे डाली जाती है तो उनके दो फिनोमेना देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। यानी जब हम लाइट को किसी सरफेस पे डाल रहे हैं तो रिफ्लेक्ट हो रही है और दूसरी तरफ हमें दिख रही है। अब रिफ्लेक्शन के हम दो लॉज देखेंगे। मान लीजिए हमने एक मीडियम लिया और इसमें एक लाइट डाली, तो एक लाइट जो हम डाल रहे हैं वो है इंसिडेंट रे। ये लाइट इस मीडियम से टकरा करके वापस लौट जाएगी दूसरी तरफ, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो जहां पर ये लाइट के दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और इनके बीच में एक लाइन होगी जिसे बोलेंगे नॉर्मल, और इन दोनों के बीच में दो कोण बनेंगे। एक होगा आई, क्योंकि आई क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे है इस तरफ, और एक होगा आर, आर क्यों, क्योंकि इधर रिफ्लेक्टेड रे है। इसी से हमारे दो लॉस निकल आएंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी दोनों बराबर बराबर एंगल्स हैं। और सेकेंड लॉ क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब आप देख रहे हैं कि एक ही प्लेन पर, एक ही लाइन पर ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। तो ये सेकेंड लॉ होता है। तो दोनों लॉस आप इस एक छोटे से डायग्राम से बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इस डायग्राम को बार बार रिवाइज करें। अब देखते हैं व्हाट इज इमेज। देखिए, जब दो रेज जाती हैं तो बीच में एक जगह पे वो रेज मिलती है, जहां मिलती है वहां पे इमेज फॉर्म होती है। इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर। इमेज दो टाइप की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल क्या होती है, जहां पे लाइट रेज हमेशा मीट करती है, यानी एक्चुअली मीट कर रही, सच में मीट कर रही है। ये
स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है और ये इमेज इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी होती है, यानी हमें उल्टी तरह से दिखाई देती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, यहाँ पे लाइट रेज अपीयर टू मीट, यानी हमें लगता है कि मिल रही हैं लाइट रेज, लेकिन वो वास्तविक में मिल नहीं रही होती। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये इमेज इरेक्ट यानी सीधी होती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज मिरर। इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इन। तो यहाँ पर लाइट रेज जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पे टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है, और ये पॉलिश्ड सरफेस मिरर है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपको मिरर देखने को मिलेंगे, एक होगा प्लेन मिरर, एक होगा स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, इफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर, यानी जहां पे हम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं प्लेन मिरर पे, तो वो हो गया प्लेन मिरर। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि एक जो आप लाइन देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपका मिरर है। यहां पर हमने एक लाइट रेस डाली, तो क्या हो रहा है कि ये लाइट रेस यहां से टकरा करके वापस आ रही है। इसके बाद हमने सेकेंड लाइट रेस ऑब्जेक्ट से डाली, तो वो हमने नीचे पॉइंट फुट की तरफ डाली। तो इसको जब डालेंगे तो ये यहां पर डाइवर्स हो जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ दिखेगी, तो बीच का पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों रेज हैं ये मीट नहीं कर रही, तो जब मीट नहीं कर रही तो हम इधर साइड इसकी वर्चुअल रेस को देखेंगे। तो हम वर्चुअल रेस को डॉट से ड्रॉ करेंगे, तो वहां पर वर्चुअल इमेज क्या होगी, वहां पर दिखेगी, यानी वर्चुअल जो रेज हैं वो मीट हो जाएंगी, और जहां पे वो रेज मीट हो जाएंगी वहां पर हमें इमेज मिलेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो बराबर है। तो इससे हम प्लेन मिरर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वर्चुअल है और सीधी है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों के आप साइज देख रहे हैं बराबर बराबर है। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है उतना ही मिरर और इमेज के बीच में डिफरेंस है। और द इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है कि आपको जो चीजें लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखाई देंगी, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखाई देंगी। जैसे कि एम्बुलेंस में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है, क्योंकि जब उसे मिरर में देखते हैं तो वो एम्बुलेंस हमें सीधा दिखाई देता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं लैटरल inversion. It is a phenomenon in which left side of the object seems to be right side and the right side of the object seems to be left side. अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता है, मान लीजिए कि आपने नींबू लिया, ठीक है, नींबू को आपने बीच से कट कर दिया, तो जो आपने एक पोर्शन लिया, तो जो उसका अंदर के साइड है जहां से आप उसका जूस लेते हैं वो हो गया कॉनकेव, और जो उसका हार्ड सरफेस है पीछे का हिस्सा वो हो गया कॉन्वेक्स। ये मैंने ट्रिक बताई आपको याद रखने के लिए। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। टू टाइप्स के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या है, जहां पे इनवर्ड कर्व्ड है, और कॉन्वेक्स कहां है, जहां पर आउटवर्ड। नींबू ध्यान रखेंगे, हाफ नींबू ध्यान रखेंगे, जहां से जूस आ रहा है दैट इज कॉनकेव, और जो हार्ड सरफेस है दैट इज कॉन्वेक्स। अब हम इसे ड्रॉ करना सीखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर नींबू का एक छोटा सा यहाँ पे हिस्सा जो मैंने कट बताया वो लिया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए पूरा नींबू है लेकिन बीच के हमें सिर्फ एक कट दिखाई दे रहा है। ये जो आप फ्लो करते हुए देख रहे हैं इसे मान लीजिए, इसमें बीच में एक लाइन खींची, तो ये जो लाइन क्या होगा, ये होगी प्रिंसिपल एक्सेस। अब इस लाइन और ये जो मिरर का नींबू मान लीजिए है, इनके बीच का जो हिस्सा हो गया वो हो गया पोल। अब इस पोल से पूरे नींबू का जो लास्ट पॉइंट है, यानी पूरा गोला है, लास्ट वाला जो हिस्सा है उसे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, फोकस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि C और F के बीच आपका डिफरेंस दिखाता है। तो इस तरह आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम इमेज बनाना सीखेंगे स्फेरिकल मिरर की, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 1 हम देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी मतलब मान लीजिए सन बहुत दूरी पे है, यानी इनफाइनाइट दूरी पे, तो उसे आप इंफिनिटी समझ सकते हैं कि इतनी दूरी पे कि वास्तविकता में है लेकिन बहुत दूरी पे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ए हमने एक रेस डाली, वो फोकस से होके बाहर निकल रही है, दूसरी रेस हमने बी डाली, एल से कट करके फोकस से बाहर निकल रही है। तो पोजीशन कैसी है, फोकस पे बन रही है। इमेज कैसी है, रियल है, बिल्कुल रियल है, और इन्वर्टेड क्या है, बहुत उल्टी है, और हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी सी है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब सी देख रहे हैं, सी से पीछे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। पहली रेस डाली, वो आप देख रहे हो कि फोकस से होके निकल गई,
ठीक है, दूसरी रेस हमने डाली वो डायरेक्ट कर्वेचर से निकल गई, दोनों मिल कहां रही, ए बी के पॉइंट पे देख रहे हो आप, वहां पे मिल रही है। तो पोजीशन कहां पे बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ के। नेचर कैसा है, रियल बन रही है इमेज, रियल मतलब हमें दिख रहा है ना, इसलिए रियल है। और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी साइड बन रही है, हमने ऊपर बनाया था लेकिन नीचे बनी नहीं, उल्टी बन रही। डिमिनिस्ट बहुत छोटी सी आप देख रहे हो, ए बी के बीच में छोटी सी बन रही है यानी डिमिनिस्ट है। ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी पर आप देख रहे हो जब ए से हम डाल रहे हैं रेस को तो वो फोकस से होकर सी पे नीचे की ओर आ रही है, दोबारा डाल रहे हैं तो फोकस से कर्व होकर वापस सी पर आ रही है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे आ रही है, सी पर आ रही है, रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज यानी जैसी ऊपर है वैसी नीचे है यानी सेम साइज है। अब हम ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ देखेंगे, तो आप देखोगे कि जब ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में रख दिया तो पोजीशन कैसी हो रही है, बियॉन्ड सी यानी सी के भी बियॉन्ड बन रही है। इमेज का साइज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है और इमेज कैसी है, थोड़ी सी बड़ी बन रही है यानी कि इनलार्ज्ड बन रही है। ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब हमने एफ पे ऑब्जेक्ट रखा, आप देख रहे हो ए बी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों रेस टकराने के बाद कहीं पे मीट नहीं कर रही है यानी इंफिनिटी पे आ रही है, तो क्या हो जाएगा, इमेज का साइज इंफिनिटी पे बन जाएगा। लेकिन मिल तो रही है, इंफिनिटी मैंने बनाया था, सन तो है बट बहुत दूरी पे इसलिए इंफिनिटी बोलते हैं, तो रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली इनलार्ज्ड है। अब हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखेंगे, तो P और F के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो ये पहला केस होता है जहां पर जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, इमेज रियल नहीं बन रही बल्कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमने डॉट डॉट दिखाया ना, तो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है और इनलार्ज्ड इमेज हो रही है। अब यहां पर आप कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस को अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें ड्रॉ करना है जैसे हमने कॉनकेव में ड्रॉ किया था। और ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं इसे आप 2-3 बार अपनी कॉपी पर बनाएं और रिवाइज करें, और उसी तरह प्रैक्टिस आपको करनी है जैसे हमने कॉनकेव में आपको बताया था। कुछ नहीं करना है, बस इसका नींबू का उल्टा साइड यानी हार्ड सरफेस ले लेना, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स, और रेस को हमें उसी तरीके से ड्रॉ करना है जैसे हमने कॉनकेव में देखा। अब हम अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता तो हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले आपको छोटा सा एक मिरर बना लेना है, नींबू का छोटा सा हिस्सा, बीच में लाइन खींच लेनी है, पोल हो गया, फोकस हो गया और सेंटर और कर्वेचर हो गया, 3 हो गए। उसके बाद हमें 6 लाइन ड्रॉ करनी है। 6 लाइन में 5 लाइन आपको सीधी सीधी ऊपर से लेके नीचे तक ड्रॉ करनी है, और छठी जो लाइन है वो सिर्फ बीच तक यानी लाइन तक ही ड्रॉ करनी है। और जो दूसरी छठी लाइन है वो आप दूसरे तरफ यानी कि मिरर के उस साइड ड्रॉ करेंगे, वो भी आधी। इससे होगा क्या कि जैसे आप लीजिए कि आपने इंफिनिटी से आपने स्टार्ट किया, तो आप देख रहे हो कि आपकी इमेज कहां बन रही, इंफिनिटी की इमेज बन रही फोकस पे। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट की इमेज फर्स्ट पे बन रही, फर्स्ट कहां पे आ रहा है, फोकस पे, यानी ऊपर आपके ऑब्जेक्ट रखे, नीचे इमेज बन रही। तो आप फर्स्ट वाला रखोगे, इंफिनिटी वाला केस मानो, तो इमेज कहां बन रही है, नीचे वाले फर्स्ट नंबर पे, और वो कहां पे आ रहा है, फोकस पे। तो ये ट्रिक से आप अपने सारे आराम से केसेस को निकाल लोगे। अब हम मिरर फॉर्मूला देखते हैं। देखिए यहां पर हमने बस मिरर लिया, बीच में आपकी वही प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, PFC आपको बता दिया मैंने। अब आपकी पोल से लेके इमेज की दूरी क्या है, इमेज डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से फोकस की दूरी क्या है, फोकल लेंथ। अब बस इतना ड्रॉ कर लिया तो आपका मिरर फॉर्मूला आसानी से निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहां पर f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे उसमें ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, और इसी फॉर्मूले से आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो इजिली निकल पाएंगे। तो इसे बनाना सीख लीजिए तो आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। अब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें आप देखोगे कि जो पोल से कर्वेचर के बीच की दूरी है, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, वो निगेटिव है, और उधर का साइड का जो डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट है वो पॉजिटिव है, और अपवर्ड हाइट पॉजिटिव है और डाउनवर्ड हाइट निगेटिव है। रिफ्रैक्शन में जब लाइट रेज आ गई तो नॉर्मल से टकरा करके वो बेंड हो गई और टुवर्ड्स नॉर्मल आई, फिर उसके बाद जब नॉर्मल से दोबारा टकराई तो बेंड हो गई और बाहर निकल गई, जिसे इमर्ज्ड रे बोल रहे हैं, और इसके बीच की संख्या को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आया कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं।
एक मीडियम मतलब बाहर एयर मीडियम है और अंदर वाटर मीडियम है। एयर मीडियम रेयर मीडियम होता है और वाटर मीडियम आपका डेंसर मीडियम हो गया, या फिर ग्लास मीडियम भी डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयर टू डेंसर लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर होगी और डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यानी नॉर्मल से बाहर की ओर निकल जाएगी। तो एक इंसिडेंट रह गई, नॉर्मल से टकराकर बेंड हो गई और टुवर्ड्स नॉर्मल गई, उसके बाद नॉर्मल से टकराकर जब बाहर निकली तो इमर्ज्ड रे हो गई। तो बीच की रे रिफ्रैक्टेड रे, ऊपर की इंसिडेंट और नीचे वाली जो बेंड हुई है दैट इज इमर्ज्ड रे। और इसके बीच में एक शिफ्ट आएगा जिसे हम बोलेंगे लैटरल शिफ्ट। तो इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं। इसे एक दो बार बनाएंगे तो आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा और इसी डायग्राम के थ्रू आपका रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन भी अच्छे से निकल आएगा। आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। द लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी जो पहली रे इंसिडेंट रे आई उसे जब नॉर्मल से टकराई तो एक एंगल बना, उसे बोलेंगे एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब नॉर्मल से टकराकर वाटर से होती हुई रिफ्रैक्टेड रे आई तो बीच में एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे बोलेंगे एंगल आर। और ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे? कांस्टेंट के, और इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ क्या होगा? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी ये जो तीनों चीजें हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर है। ये हो गया सेकेंड लॉ। तो आई होप कि दोनों लॉ समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट थिंग, refractive index of a medium is a ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium। यानी refractive index क्या है कि ratio of speed of light वैक्यूम में और speed of light मीडियम में दोनों इक्वल है और इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n is equal to speed of light in vacuum बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका फॉर्मूला होगा n is equal to c by v, जहां पे c क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे सर्कल लेंस। लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पासेस। यानी लेंसेज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू लाइट पास होती है। आपने डायग्राम पे आप देख सकते हैं किस प्रकार लाइट लेंसेज से पास होकर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर इमेज को दिखा रही है। लेंसेज टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव थोड़ा गोल गोल सा होता है, कॉन्वेक्स बीच में मुड़ा हुआ सा होता है। इसमें बीच में हम एक लाइन खींचेंगे जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। दोनों तरफ पॉइंट्स होंगे, जो लेंसेज के बगल में पॉइंट है वो होंगे फोकस यानी f1 f2, और उसके बगल के जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे c1 c2 या 2f1 2f2 लिखते हैं। और बीच का o पॉइंट होगा उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। बिल्कुल सेम है जैसा हमने मिरर में देखा था। अगर आपने पार्ट 1 लाइट का देखा तो मिरर में भी मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है। अब इसी से हम इसके सारे केसेस देखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो लाइट रेज इंफिनिटी से आएंगी और टकरा करके फोकस से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, यानी फोकस से बेंड हो जाएंगी। तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? फोकस पे हो रहा है, क्योंकि वहीं से बेंड हो रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट फोकस f2। साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा सा है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब केस 2 देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड c और 2f1, यानी c के भी पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जब यहां से एक लाइट जाएगी तो वो फोकस से टकरा कर निकल जाएगी और दूसरी लाइट हम सीधे ऑप्टिक सेंटर से बेंड करवा देंगे। तो जो हमारा इमेज है वो फॉर्मेट कहां पे हो रहा है? वो हो रहा है f2 और 2f2 के बीच में। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज क्या है? बहुत छोटा सा है यानी डिमिनिश्ड है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखेंगे केस 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा हुआ है तो पहली लाइट फोकस से जाएगी और दूसरी लाइट सीधे ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, और दोनों कहां पर मिलेंगी? 2f2 पे। तो आप देख रहे हैं कि हर केस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज का साइज पीछे जा रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज 2f2, साइज सेम साइज का बन रहा है, जैसा यानी ऊपर बना है वैसे नीचे बन रहा है। और नेचर क्या है इमेज की? रियल एंड इन्वर्टेड। केस 4 हम देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट f1 एंड 2f1, यानी f1 और 2f1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पहला बिल्कुल सेम करना है, f2 से टकरा के लाइट निकली और सेकंड ऑप्टिक नर्व से निकली। तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है 2f2 के पीछे यानी बियॉन्ड 2f2। साइज क्या है? इनलार्ज थोड़ी बड़ी है और नेचर क्या है? रियल और इन्वर्टेड।
केस 5 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। अब ऑब्जेक्ट को जब हम F1 पे रखेंगे तो फर्स्ट तो वही फोकस से टकरा के बाहर निकल जाएगी और सेकंड वाली ऑप्टिक नर्व से टकरा के आएगी, लेकिन दोनों इमेज अलग अलग हो रही है, यानी कि बाहर की तरफ जा रही है, यानी इन्फिनिटी पे जा रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? एट इन्फिनिटी, साइज हाईली इनलार्ज और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब आएगा केस 6 व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, यानी F1 और O के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फर्स्ट इमेज तो F2 से टकरा के बाहर निकल जाएगी, सेकंड वाली ऑप्टिक नर्व से टकरा के बाहर क्यों निकलेगी, लेकिन दोनों जो रेज हैं वो अलग अलग प्रेजेंट हो रही हैं। तो पोजीशन कहां पे बन रही है? पोजीशन बन रही है लेंस के भी सेम साइड पे, यानी कि पीछे की तरफ आप देख रहे हो। साइज इनलार्ज, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम वो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। अब इमेज से लेंस की दूरी है v, जिसे बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज से ऑब्जेक्ट की दूरी है u, जिसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज से f की दूरी है फोकल लेंथ, जिसे f से बोलेंगे। फॉर्मूला निकल आएगा 1f इज इक्वल टू 1b माइनस 1u। अब मैग्निफिकेशन, it is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. This is denoted by m, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट h है और इमेज की हाइट h डैश है। तो हमें मिरर और लेंस दोनों के लिए फॉर्मूला निकल जाएगा m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मिरर के लिए क्या होगा? m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, जबकि लेंस के लिए क्या होगा? m इज इक्वल टू v बाई यू। ध्यान रखना है मिरर में माइनस v है और लेंस में केवल v है, और ये डायग्राम आप बनाना सीख लें तो बहुत अच्छा है। अब हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, यानी प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेसा +1 होती है। +1 साइन इंडिकेट सेम साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, यानी +1 क्या इंडिकेट करता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है या फिर <1 होता है, और कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है या <1 होता है। लेकिन यदि मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज हमारी रियल प्रेजेंट होगी, और मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल प्रेजेंट होगी। यानी मैग्निफिकेशन से पॉजिटिव और निगेटिव से डिपेंड करता है कि इमेज किस प्रकार की दिखने वाली है। तो ध्यान क्या रखना है? निगेटिव है तो रियल एंड पॉजिटिव है तो वर्चुअल। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर का यूज क्या है? इसका यूज टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में या व्हीकल्स की हेडलाइट्स में किया जाता है। कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट करते हैं जो टीथ को थोड़ा सा लार्ज दिखाने के लिए करते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज शेविंग मिरर के रूप में भी होता है। कॉन्वेक्स का क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज एज अ रियर व्यू मिरर करते हैं, जहां से व्हीकल में जो पीछे का व्यू है यानी वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू आराम से देखा जा सके। और इनका यूज शॉप्स में भी किया जाता है एज अ सिक्योरिटी मिरर। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे और समझ में भी आ गए होंगे। अब हम लास्ट चीज देखेंगे, पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट इज कॉल्ड इज पावर, यानी लेंस की जो एबिलिटी है कि वो कन्वर्ज करता है लाइट को, डाइवर्ज करता है, इसे बोलते हैं इसकी पावर। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, यानी जो लेंस की पावर है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ। द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ F इज गिवन बाय, यानी अगर हमें पावर ऑफ लेंस निकालना है और हमें F दिया है तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं P इज इक्वल टू 1/F। पावर ऑफ लेंस इज कैलकुलेटेड इन डायोप्टर, कैलकुलेटेड करते हैं डायोप्टर में। कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा निगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। तो आई होप कि पावर ऑफ लेंस भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर लाइट का 1 शॉट पूरा कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।